ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आगे का एजेंडा आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर देश में अब सियासत जारी है। एक तरफ तो पाकिस्तान पर हमारी सेना शौर्य का परचम लहरा रही है, तो दूसरी तरफ भारत के कुछ जो हिस्से हैं, यहाँ के कुछ नेता हैं, अभी पाकिस्तान से बात करने की तरफदारी कर रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लेकिन भारत ने तय किया है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर वो पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक अपनी जारी रखेगा। तो देखिए, भारत पाकिस्तान पर दूसरे वाटर स्ट्राइक की तैयारी कैसे कर रहा है, अब आपको उसको भी हम समझाते हैं। दरअसल उत्तर भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं, चिनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु। इन नदियों पर परियोजनाओं में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही चिनाब में पानी कम करने की योजना पर विचार भी किया जा रहा है। रणबीर नहर की लंबाई दोगुना करने की तैयारी भी की जा रही है, जिसे 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे भारत को चिनाब नदी का 4 गुना ज्यादा पानी मिलने लगेगा। तो एक और वाटर स्ट्राइक की तैयारी में लगातार भारत है और पाकिस्तान के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई है वो भारत कर रहा है। पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। तो जम्मू कश्मीर की 3 नदियों के इस्तेमाल के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, भारत सरकार पाकिस्तान तक जाने वाला न सिर्फ पानी रोकेगी, बल्कि नदियों पर परियोजनाओं का विकास भी कर रही है। 3 जो नदियां हैं जम्मू कश्मीर की, उसके इस्तेमाल के लिए नई योजना बनाई जा रही है, जिसमें बगलिहार, किशनगंगा और सलाल में बांध के जो गेट हैं बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। गति निर्धारित करने के लिए पानी के उपयोग की नई योजनाएं बनाई जाएंगी। चिनाब, झेलम, रावी पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। 3 नदियों पर बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र और राज्य सरकार में MOU साइन किया जाएगा। तो भारत तैयारी कर रहा है एक और वाटर स्ट्राइक की, जिसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ जाएगा कि जब भारत कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान कैसे बिलबिला उठता है और तड़पता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, भारत का साफ संदेश है ये कि जब तक आप आतंकवाद को पनाह देते रहेंगे, जब तक भारत आपके खिलाफ कार्रवाई भी करता रहेगा, और अब एक और तैयारी है वाटर स्ट्राइक की। बिल्कुल जिया, देखिए भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करना इसकी पहली कड़ी है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार 1960 से ही लेकर केंद्र सरकार से कंपनसेशन की मांग करती रही है इंडस वाटर ट्रीटी के तरफ से होने वाले नुकसान के चलते। यानी सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो निर्माण कार्य होगा या जो डेवलपमेंट होगा वो जम्मू कश्मीर को ही होगा। मैं बता दूं कि इस समय अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में इन 3 नदियों पर 4 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें सलाल है, डुलहस्ती है, किशनगंगा है और उरी के 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा 3 छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें कुल तकरीबन 3000 मेगावाट की जो है क्षमता के पावर जनरेट होता है। और इस समय भी चिनाब नदी पे 4 जो नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनमें पकाडुगल है या इसके अलावा रटले है, जो 4 पावर प्रोजेक्ट उन पे काम चल रहा है। लेकिन इसमें 3 तरीके से पानी रोकने पर जो विचार है वो हो रहा है। एक, डैम बनाकर पानी को रोककर उससे पन बिजली बनाना। दूसरा, वाटर डाइवर्जन कैनाल सिस्टम से, जिससे सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करना। और तीसरा, बराज बनाकर नदी का जो जल स्तर है उसको बढ़ाना। हम इस समय झेलम नदी के किनारे खड़े हैं और इस समय अगर झेलम नदी के पानी का स्तर श्रीनगर में बोलूं तो तकरीबन 2 मीटर के आसपास है। इस पर कश्ती रानी करना यानी जहाज चलाना संभव नहीं है। और जो पानी का मात्रा चाहिए वो तकरीबन 4 मीटर होना चाहिए, जिसके बाद ही इस पे जहाज चल सकते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार के इंटरनल जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनके साथ एक समझौता किया है, जिसमें इन नदी नालों, कम से कम जम्मू कश्मीर में बहने वाली 3 नदियों पर इंटरनल वाटर
ट्रांसपोर्ट विकसित किया जाए, उस पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और एक दफ्तर भी यहाँ पे खुल चुका है 13 तारीख को, जो इस पे काम करेगा। यानी केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको स्थगित माना जाए, वो खत्म है, और जो भी नदियां जम्मू कश्मीर से भारत में से बह रही हैं उस पर जो है अब बड़े तेज पैमाने पर काम शुरू हो जाएगा और सभी सारे पानी को जो यूटिलाइज करने की बात है वो तेजी से होगी। हालांकि इसमें समय तो लग सकता है, लेकिन इस समय जो 4 पावर प्रोजेक्ट चुनाव पर बन रहे हैं किश्तवाड़ में, उनमें तेजी से काम हो सकता है और यहाँ पे अब बांध के निर्माण की हाइट पर बहुत जरूरी जानकारी आप आसिफ दे रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें और तेजी आने की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब व्यक्त की जा रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तलखा खान गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस स्लीपर मॉड्यूल के दोनों सदस्य बताए जा रहे हैं। ये आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, 2023 के पुणे आईडी विस्फोटक निर्माण मामले में ये वांटेड थे। 3 लाख के इनामी आतंकी 2 वर्षों से फरार थे। एक बड़ी कामयाबी और दोनों को अरेस्ट किया गया है। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, एक बड़ी कामयाबी है, जो ये 2 वर्षों से फरार थे आतंकी, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर मामला था जहां जो कि पुणे आईएसआईएस का स्लीपर सेल मॉड्यूल था, जहां पर इन्होंने बम बनाने की ट्रेनिंग तक की थी। बम का मतलब एक्सप्लोजन का इन्होंने टेस्ट भी किया था। ऐसे मामले में ये दो बहुत ही गंभीर किस्म के आरोपी थे जो फरार थे, जिन पर 3 लाख रुपए का इनाम तक रखा था एनआईए ने। दोनों पिछले 2 सालों से जकार्ता में छुपे हुए थे और अचानक से जब ये भारत वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है किसी बड़ी मंशा से ही भारत आ रहे होंगे, अगर इनका बैकग्राउंड इस तरह का है तो। और ऐसे में इमिग्रेशन ने इन्हें स्पॉट किया। स्पॉट करते ही इस बात की जानकारी एनआईए को दी गई और एनआईए के अधिकारियों ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है कि आखिर ये दोनों दोबारा से भारत क्यों आए थे। क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग के लिए आ रहे थे या फिर क्या था? तो इस पूरे मामले की जांच फिलहाल एनआईए कर रही है। जी, ट्रेड स्ट्राइक और उसके बाद बारूदी स्ट्राइक और लगातार जारी वाटर स्ट्राइक, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो कभी भी टुकड़ों में बंट सकता है और दुनिया के नक्शे पर बहुत जल्द देश नंबर 194 का जन्म हो सकता है। इस नए देश का नाम होगा बलूचिस्तान। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के बही खाते में 193 आजाद देशों के नाम दर्ज हैं, ऐसे में बलोच आवाम को पूरी उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की फहरिस्त में देश नंबर 194 के तौर पर बलूचिस्तान का नाम दर्ज हो जाएगा। वैसे बलूच स्वतंत्रता सेनानी मीर यार बलोच ने तो बलूचिस्तान को आजाद घोषित भी कर दिया है। नए देश का नक्शा और झंडा भी यहां से जारी हो चुका है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से आजाद बलूचिस्तान की मान्यता देने की गुजारिश भी की जा रही है। इतना ही नहीं, भारत सरकार से भी नई दिल्ली में बलूचिस्तान उच्च आयोग खोलने की इजाजत मांगी गई है। अगर ये सब हो गया तो 54 साल पहले 2 टुकड़ों में बंट चुके पाकिस्तान का भूगोल फिर से एक बार बदल जाएगा। तो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कई संगठन संघर्ष लगातार कर रहे हैं। कुछ अहिंसक तरीके से पाकिस्तान की आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो हथियारों के बूते पाकिस्तान से आज़ादी छीनने की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे संगठनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ा नाम है, जो आज़ाद बलूचिस्तान के लिए ऑपरेशन हेरौफ चला रही है। अंठावन ठिकाने, 78 धमाके। आजादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हेरौफ 2.0 का ये सबसे नया संघर्ष घड़ी थी। दुनिया भर में आतंकिस्तान के नाम से बदनाम पाकिस्तान वैसे तो BLA को भी आतंकी संगठन मानता है, लेकिन बलोच आवाम के लिए ये संगठन आजादी के दीवानों की वो टोली है जो बंदूक और बारूद के बूते पाकिस्तान को बलूचिस्तान से खदेड़ने में जुटी है। इसकी सबसे नई तस्वीर बलूचिस्तान के पंजगुर से आई है, जहां BLA के हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी फौज पर BLA का ये हमला 9 मई को हुआ था। जब गाड़ी सवार फौजी दस्ते को निशाना बनाया गया तो दहशत में पाकिस्तानी सेना के जवान भागने लगे, लेकिन BLA ने भागते लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा, फिर पूरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया।
इससे पहले 8 मई को भी पाकिस्तानी सेना पर 20 साबित हुई BLA के हमले का ये वीडियो सामने आया था, जब बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में आईडी धमाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। अब 25 अप्रैल की ये तस्वीर देखिए, जब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रिमोट कंट्रोल से आईडी धमाका हुआ तो जद में पाकिस्तानी फौज का दस्ता आया और उसके 10 जवान मारे गए। इसी साल 11 मार्च की ये तस्वीर आतंकिस्तान की अफसोसनाक त्रासदियों का एक जीवंत इतिहास है, जब BLA ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान भी सवार थे, जो BLA के टारगेट पर थे। ट्रेन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन शुरू किया तो BLA के 30 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन बदले में आसिम मुनीर की सेना को भी 20 से ज्यादा जवानों का नुकसान उठाना पड़ा। ये तो BLA के ऑपरेशन हिरोफ 2.0 के चंद सबूत हैं। इससे पहले इस ऑपरेशन के पहले अध्याय में भी BLA ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी कबूली थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग देशों के दौरे पर टीम पहुंचेगी। 7 सदस्यीय टीम UNSC सहित कई देशों के दौरे पर जाएगी। दुनिया भर में पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब ये टीम करेगी। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, BJP, JDU, DMK के सांसद भी शामिल। NCP और शिवसेना के सांसद भी इस डेलीगेशन में शामिल। कौन कौन से सांसद इस डेलीगेशन में शामिल हैं, उनके नाम आपको बता दें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, BJP से सांसद रविशंकर प्रसाद, JDU सांसद संजय कुमार झा, BJP सांसद बैजयंत पांडा कनीमोजी, DMK के सांसद और NCP की सांसद सुप्रिया सुले भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। साथ ही साथ श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के सांसद जो कि इस डेलीगेशन में शामिल किए गए हैं। ये 7 लोगों की जो टीम है ये UNSC के बाद अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी और पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका पक्ष यहां पर रखा जाएगा। कई देशों के दौरे पर जाएगी ये टीम। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो बड़े नाम सांसदों के जो कि इस डेलीगेशन में सदस्य हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब ये टीम करेगी और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी भी साझा की जाएगी अलग अलग देशों में। पाकिस्तान की जो आतंकवादी लगातार ये गतिविधियां होती रही हैं, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उन आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद करने के लिए। आतंकवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य भारत कर रहा है और इसी का पक्ष अब भारत अलग अलग देशों के सामने रखेगा। तो डेलीगेशन के लिए कांग्रेस ने 4 नाम भेजे थे। कांग्रेस की लिस्ट में थरूर का नाम नहीं था, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस की लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और रजा बरिंग का नाम शामिल था, लेकिन जब 7 सदस्यों वाली टीम का ऐलान हुआ तो इनमें से कोई नाम शामिल नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है इस लिस्ट में। कांग्रेस ने इसको लेकर अब सवाल खड़े किए हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कांग्रेस ने जो नाम भेजे थे लिस्ट में वो नाम तो है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, कल ही जानकारी आ रही थी कि जो सरकार ने कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित नाम रखा है वो नाम शशि थरूर का है, लेकिन तभी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कांग्रेस ने तभी इस पर आपत्ति जताई थी और कांग्रेस ने कहा था कि जो भी नाम होंगे वो कांग्रेस की तरफ से तय किए जाएंगे। तो आज राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष है, उन्होंने 4 नाम भेजे हैं, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और राजा बरार का। इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं शामिल है, जिसके पीछे की वजह यह है कि पिछले दिनों शशि थरूर जिस तरीके से पार्टी लाइन से हटकर विवादित बयान दे रहे थे, उस लेकर आला कमान बेहद उनसे नाराज है, पार्टी का तमाम नेतृत्व उनसे नाराज है और ये कहा जा रहा है कि उनको इस लिस्ट में शामिल न किया जाए, इसका दबाव भी आला कमान पर डाला गया था। तो यही वजह है कि अब जो नाम डाले गए हैं उसमें शशि थरूर को बाहर रखा गया है। तो दीपक, ऐसे में आगे क्या कांग्रेस की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है और ज्यादा इसका विरोध होता है, या फिर ये कहा जाएगा कि इस लिस्ट को बदला जाए, या फिर ऐसा अब संभव नहीं है? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों शशि थरूर लगातार एक के बाद एक बयान देते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, चाहे जिस तरीके से सीज फायर का मसला रहा हो, तब उनको 2 टूक जो है वो कह दिया गया था पार्टी की तरफ से कि आप जो कह रहे हैं उसको थोड़ा समझें और पार्टी लाइन के हिसाब से ही बयान दें। उसके बावजूद भी शशि थरूर लगातार बयान देते रहे और इसी वजह से नाराजगी उनको लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई। पिछले दिनों तो ये तक कह दिया गया उनके बारे में कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा तक पार कर दी है। लेकिन इसके बाद और क्या कुछ कांग्रेस की प्रतिक्रिया होती है, इस पर नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए
दीपक। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को लेकर लगातार हमलावर है। ओवैसी ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से निशाना साधा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो उसे फिर से सीधा करना पड़ेगा। मौका था हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत का। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ इस सभा में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई। इस वतन को ताकतवर बनाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इंसाफ को मजबूत करने के लिए आप दुआ फरमाइए। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में हज यात्रियों को लेकर जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाई गई। ओवैसी ने हज के लिए जा रहे लोगों से देश की सलामती के लिए दुआ करने की भी अपील की। आलमियत के लिए, इस वतन को ताकतवर बनाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इंसाफ को मजबूत करने के लिए आप दुआ फरमाइए। नहीं मालूम आपकी किसकी दुआ में तो तासीर होगी, जो अल्लाह उन दुआओं को सुन ले। ABP न्यूज आपको रखे आगे।